हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेटेड वर्ल्ड चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे चाइना ने तिब्बत को कैप्चर किया, कैसे चाइना ने तिब्बत के अंदर अपना कल्चर और गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की और कैसे 1950 के टाइम पर अपनी आर्मी के बल पर चाइना ने कैप्चर कर लिया कंप्लीट तिब्बत को और वहाँ के रिलीजियस जो कल्चर हैं, वहाँ की जो रिलीजियस ह्यूमन कल्चर या फिर वहाँ की जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको हर्ट करने की कोशिश की। 1792 चाइना के अंदर किंग एम्परर होते थे जिन्होंने अपनी आर्मी को भेजा और वो ल्हासा जो तिब्बत के यहाँ पर लाई करता है वहाँ पे वो आर्मी आके रुक गई और तिब्बत को उन्होंने ज़्यादा परेशान नहीं किया, तिब्बत के अंदर ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं की और तिब्बत के जो रिलीजन है उसको ऐसे ही रहने दिया। वहाँ पे बुद्धिज्म जो प्रैक्टिस करते थे पीपल, उनको प्रैक्टिस करने दिया। सो 1728 से 1912 तक ऐसा ही हुआ और 1913 से 1951 तक तिब्बत जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गया। उसके ऊपर किसी भी दूसरे कंट्री का प्रभाव नहीं रहा। वो फ्री था अपने कल्चर और जो भी उसकी प्रैक्टिस थी रिलीजन के रिगार्डिंग या फिर और कल्चर था उसका, तो उसके लिए वो काफ़ी फ्री था और वो अपने अकॉर्डिंग कर रहा था। वहीं पे वो अपनी क्रॉप्स हो गई और अनदर जो चीज़ है उसको इन्वॉल्व थी, जैसे मोनेस्ट्री के अंदर कोई रहना या वहाँ पे कोई और धर्म से रिगार्डिंग काम करना, तो वो अपना कर रहा था फ्रीली। बट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है चाइना के अंदर माओ जेडोंग। माओ जेडोंग जो है कम्युनिस्ट पार्टी का था और वो रिपब्लिक जो पार्टी थी चाइना के अंदर उसको हरा देता है और वो कम्युनिस्ट कंट्री बना देता है चाइना को और कंप्लीटली चाइना के ऊपर रूल करने लग जाता है। तो 1950 के अंदर चाइना के ऊपर माओ जेडोंग का राज था और उस टाइम पे माओ जेडोंग के शासन के दौरान माओ जेडोंग अपनी आर्मी को सेंड कर देते हैं ल्हासा के थ्रू और एक अनदर कैपिटल है उसके थ्रू तिब्बत की तरफ और वहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। पहले तो जो दलाई लामा थे उस समय के, वो इस चीज़ को मना कर देते हैं, वो इस बात से मना कर देते हैं कि चाइना ऐसा नहीं कर सकता। बट चाइनीज़ गवर्नमेंट डिमांड कर देती है कि रिप्रेजेंटेटिव हो जो तिब्बत के अंदर, वो बीजिंग पहुँचे 1950 सितंबर के अंदर। बट तिब्बत के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इस डिमांड को इग्नोर कर दिया और पीआरसी गवर्नमेंट यानी माओ जेडोंग की गवर्नमेंट, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी चाइना के अंदर, वो अक्टूबर 7, 1950 को जो चाइनीज ट्रूप्स को वो सेंड कर देती है और कमेडो यानी चेमडो जो एरिया है तिब्बत का, उसको सबसे पहले वो कैप्चर कर लेते हैं। तिब्बत ऑफिशियल जो है रिक्वेस्ट करते हैं इंडिया से मिलिट्री असिस्टेंट के लिए और तिब्बती पीपल जो दलाई लामा है वो इस मैटर को यूएन में भी उठाते हैं। बट यूएन जनरल असेंबली चाइना की इस इन्वेजन को कंडेम करती है और कोई स्पेशल फोर्स या कोई भी पीस कीपिंग फोर्स जो है चाइना के अंदर नहीं भेजती। और दिसंबर 1950 के अंदर दलाई लामा ल्हासा को लेफ्ट कर देते हैं और येडोंग के लिए तिब्बतियन इंडिया बॉर्डर के लिए निकल पड़ते हैं। और चाइनीज और तिब्बतियन जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं सेंट्रल पीपल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट लेवल पे तिब्बत में कि पीसफुल जो लिबरेशन होगी वो बीजिंग से चाइना के अंदर रहेगी, तिब्बत के अंदर रहेगी और कोई इंटरफेरेंस ज़्यादा बीजिंग का नहीं रहेगा। तो उस टाइम पे ज़्यादातर जो पीपल है ये समझ लेता है कि चाइना ने जो एग्रीमेंट किया है वो ठीक है, वो एग्रीमेंट इनके यहाँ पे डेवलपमेंट आएगी और इनको इनका रिलीजियन कल्चर और जो एक्टिविटी है एडमिनिस्ट्रेशन अलग से दिया जाएगा, एक ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और ये अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर रूल कर सकेंगे। बट कुछ समय के बाद चाइना इस चीज़ से पलट जाता है और वो कंप्लीट काफ़ी डिमोलिशन करना स्टार्ट कर देता है तिब्बत के अंदर और अपने एग्रीमेंट से वो पलटने के बाद तिब्बत के ऊपर अपनी आर्मी सेंड कर देता है। तो दलाई लामा रिटर्न करते हैं ल्हासा के अंदर 17 अगस्त 1951 को और तिब्बतियन रेबल अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं पीआरसी गवर्नमेंट के ईस्टर्न तिब्बत के अंदर, जिनको ट्रेनिंग दे रही थी अमेरिका की सीक्रेट या खुफिया एजेंसी सीआईए। उसके बाद जो है आर्मी की काफ़ी इंटरफेरेंस होने लग जाती है तिब्बत के अंदर और जो स्टार्टिंग ईस्टर्न एरिया है वहाँ से आर्मी इंटर करने लग जाती है, जो मोनेस्ट्री या प्लेस है दलाई लामा का उसकी तरफ उसको कैप्चर करने के लिए। और जो पॉलिटिकल व्यू है तिब्बत के ऊपर वो काफ़ी हार्ड है बिकॉज़ यहाँ पे जितना मतलब लगभग 1 लाख से 2 लाख आदमी पॉवर्टी या फिर आर्मी के द्वारा मारे गए हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 4 से 5 साल तक तिब्बत के जो सिटीज़न है वो सैटिस्फाई रहते हैं कि चाइना ने एग्रीमेंट किया है और वो हमारे सोशल व कल्चरल रिफॉर्म्स को रिस्पेक्ट करेगा। बट उसके बाद चाइना अपने एग्रीमेंट से पलट जाता है और तिब्बत के ऊपर अपने ज़्यादा हार्श जो है आर्मी के द्वारा जो टॉर्चर करने लग जाता है और 1959 के अंदर दलाई लामा को बुलाया जाता है कल्चरल
जो एक सेरेमनी हो रही थी बीजिंग के अंदर वहाँ पे, बट उस टाइम पे दलाई लामा को बोला जाता है कि वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ नहीं आएंगे, वो अकेले आएंगे इस फंक्शन को अटेंड करने। तो दलाई लामा और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं समझ गई कि चाइना वाले दलाई लामा को कैप्चर करने वाले हैं और उसके बाद कंप्लीटली तिब्बत के ऊपर अपना जो है वो हक जमाने वाले हैं, इन्वेजन करने वाले हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन थी जो दलाई लामा की, उन्होंने उनको और उनकी फैमिली को और साथ में कुछ ऑफिशियल्स को रात को ही पैलेस छोड़ करके भाग निकलने जाने की सलाह दी और दलाई लामा ने अपना भेष बदल करके उसी रात वहां से निकलने की कोशिश की। वह नॉर्थन हिमालय से तिब्बत के थ्रू चलते रहे और वो एरिया प्लेन था जहाँ पे ऊपर से फाइटर जेट जा रहे थे चाइना के, जो दलाई लामा को ढूंढ रहे थे मारने के लिए। तो उनको बचना काफी मुश्किल हो रहा था, बट वो कैसे ना कैसे रात को ट्रैवल करते थे और दिन के अंदर छुप के रहते थे। और वो अरुणाचल प्रदेश के थ्रू इंडिया में आते हैं, जहाँ वो एक चिट्ठी लगती है जवाहरलाल नेहरू को और वो इनको फिर बाय रिस्पेक्ट रिसीव करते हैं। और जो 20th सेंचुरी के अर्ली में चाइना के अंदर काफ़ी स्ट्रगल हो रहा था फॉरेन पावर्स के लिए, बट उसके बाद जैसे ही माओ जेडोंग आए तो चाइना के अंदर एकदम से जो कन्वर्सेशन हुई और एकदम से जो चाइना बदल गया, उसके बाद चाइना ने काफ़ी जो है आसपास के एरिया को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद यूएसए ने बहुत ज़्यादा मदद की उस टाइम पे तिब्बत के जो पीपल थे, और गुरिल्ला वार के लिए तिब्बत के जो रेबल्स थे उनको तैयार किया चाइनीज आर्मी के खिलाफ। और 1950s के टाइम पर दलाई लामा भी सीआईए से उनसे मिले थे जब वो इंडिया के अंदर आ रहे थे, तब उन्होंने बताया कि ऐसी सिचुएशन तिब्बत के अंदर और सीआईए अपना वहाँ पे काम कर रही थी रेबल्स बनाने का। तो ये थी तिब्बत और चाइना की स्टोरी। बट उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो दलाई लामा वो इंडिया के अंदर आ जाते हैं और वो इंडिया के अंदर कुछ समय तक रहते हैं और वहाँ पे तिब्बत के ऊपर जो कंप्लीटली कैप्चर है वो आर्मी कर लेती है चाइना की, और उसका ऑटोनोमस स्टेट होने का दर्जा खत्म करने की कोशिश करती है और वहाँ पे अपनी ही गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर देती है। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी टॉर्चर होते हैं, आर्मी पीपल्स को इतना टॉर्चर करती है कि 1 से 2 लाख आदमी वहीं पर मर जाते हैं उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान। और वहाँ पर काफ़ी पॉवर्टी बढ़ जाती है, 34% पॉवर्टी आज भी चाइना की तिब्बत रीजन के अंदर लाई करती है, बिकॉज चाइना फॉलो करता है वन नेशन वन कल्चर। इसी वजह से वह पूरे कंट्री में उसके आसपास के एरिया में एक ही कल्चर बनाना चाहता है। उनका मानना है कि अगर ऐसा होगा तो कंट्री की जो डेवलपमेंट होगी वो काफ़ी अच्छी होगी और काफ़ी जल्दी होगी। और 17 मार्च 1959 का टाइम था जब तिब्बत से दलाई लामा आते हैं और वो 31 मार्च 1959 को इंडिया में अटैक करते हैं। और 1966 से 1976 तक काफ़ी ज़्यादा अटैक होते हैं तिब्बत कल्चर पर आर्मी के द्वारा, क्योंकि उस टाइम पर दलाई लामा भी चाइना के अंदर नहीं थे और आर्मी ने यूएन को भी नहीं माना और यूएन के इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो नहीं किया। और वो चाइना के थ्रू आर्मी जो थी चाइना से तिब्बत में लासा के थ्रू और चैम्बो एरिया जो स्टेट है उन्होंने पहले कैप्चर कर लिया, उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रही थी तिब्बत के पीपल्स को। और 500 से ज़्यादा उनकी मोनेस्ट्री जो थी बुद्धिस्ट पीपल की, जो तिब्बत में के अंदर ज़्यादा मेजोरिटी में कल्चर या रिलीजन जिसको फॉलो किया जाता तो वो बुद्धिज्म है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और उसके बाद हैवी प्रोटेस्ट देखने के मिले 1987 से 1989 के तिब्बत के अंदर काफ़ी रेबिलियन ग्रुप खड़े हुए चाइना के खिलाफ, बट चाइना ने कहीं ना कहीं इन रेबिलियन ग्रुप्स को सप्रेस कर दिया और तिब्बत की फ्रीडम की इस आवाज़ को वहीं पर दफना दिया। अब दलाई लामा 87 ईयर ओल्ड हो चुके हैं और वो उनके बाद जो नेक्स्ट दलाई लामा होगा वो कहीं न कहीं चाइना की साइड है, चाइना का पपेट है। तो कहीं न कहीं डेमोक्रेसी से चाहते हैं दलाई लामा कि इलेक्शन हो, बट चाइना के अंदर ये श्योर नहीं है कि जो इलेक्शन होंगे वो फ्री एंड फेयर होंगे। इसलिए दलाई लामा चाहते हैं कि इस कल्चर को यहीं खत्म किया जाए। अगर ये कल्चर खत्म नहीं होगा तो एक डेमोक्रेसी से इलेक्ट करके नया जो इनका नेक्स्ट दलाई लामा होगा वो बनाया जाए। देखो दलाई लामा एक ऐसी पोस्ट होती है बुद्धिस्ट काउंसिल में जो इनकी मोनास्ट्री और इनके रिलीजन के अंदर सबसे ऊपर होती है, वो होती है दलाई लामा की। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। हालाँकि चाइना, फिलीपींस, ताइवान, जापान बहुत सारे कंट्रीज़ को परेशान रखता है और जिनजियांग में जो मुस्लिम कल्चर है उसको भी चाइना ने कहीं न कहीं काफ़ी ख़त्म कर दिया है और वो टॉर्चर करता है पीपल्स को चाइनीज़ कल्चर को ही फ़ॉलो करने के लिए। मुस्लिम्स को वो दाढ़ी नहीं बढ़ाने देता है और उनको नमाज़ के लिए उनकी जो मॉस्क है उसका भी उन्होंने काफ़ी स्ट्रक्चर बदल दिया। ऐसे वो ताइवान को क्लेम करता है और हांगकांग के ऊपर भी ऐसा ही सेम हमको देखने को मिलता है। सो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे ही हिस्ट्री बेस्ड कोई और वीडियो लाऊँ उसके लिए आप कमेंट में बताएँ कि किस टॉपिक के ऊपर हो वीडियो। थैंक यू वेरी मच।